जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 49 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 4 जनवरी 2021 को 3 बजे जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना भी अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हमारे टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर ही मिलेगी। एनटीपीसी के लिए टेस्ट सीरीज हमने है वो शुरू कर दी है भी, और इसमें आपको 135 पेपर मिलेंगे भी, 135 टेस्ट मिलेंगे जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि एनटीपीसी के अंदर सीबीटी 1 के अंदर है वो 135 पेपर हुए थे भी, तो वही प्रीवियस ईयर के पेपर है वो आपको जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही आपको टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज से ही ज्वाइन कीजिएगा टारगेट हब एप्लीकेशन की टेस्ट सीरीज और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। अब पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का, इसमें नवंबर 2020 ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अब काम में आने वाला नहीं है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 2 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है 20 आदमी है, 20 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं और 25 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। तो आदमियों और लड़कों द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात आपको बताना है। अब देखो भी 20 आदमी और 15 लड़के हैं, अब इसका अनुपात जो रेशियो है वो बराबर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 20 मेन प्लस में 15 बॉयज, और ये किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, ये लीजिएगा। और उसके बाद में 25 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को, तो 25 मेन है और प्लस में 10 यहाँ पे बॉयज हैं, और ये किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं, यानी उसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं, तो 9 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास में 200 मेन हो गए, प्लस में 10 से गुणा करवाया तो ये 150 आपके पास में बॉयज हो गए, और बराबर में ये आपके पास में हो गया 9 25 नीम 225 मेन हो गए और प्लस में 90 बॉयज हो गया। अब बॉयज वाला एक साइड में लेके आ जाओ और यहाँ पे मैन है उसको एक साइड में लेके चले जाओ, तो मेन है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो आपके पास में कितना बचेगा, 25 मैन बचेगा अभी, और 90 बॉयज है वो दूसरी साइड में आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये आपके पास में कितना बचेगा अभी, तो 150 में से 0 और 15 में से 9 गया 60, तो यहाँ पे ये 60 बॉयज आ गया। अब इसने पूछा क्या, आदमियों और लड़कों का पूछा है, तो पहले आदमी तो 25 आ जाएंगे और उसके बाद में वोमेन बॉयज कितने आ जाएंगे, लड़के कितने आ जाएंगे भी, 60 आ जाएंगे। अब इसका रेशियो आपके पास में कितना आ गया, तो इसका रेशियो है वो आपके पास में आ जाएगा, ये काटोगे 15 से काटोगे तो ये आपके पास में चला जाएगा। अब इसके बाद में ये आपके पास में क्या है, बीच में बराबर का निशान है, अभी यहाँ पे बराबर का निशान है, तो ये आ गया मैन और ये आ गया आपके पास में बॉयज। अब इसको काट दो भी, अब ये आपका 5 से कट जाए, 5 5 25, यानी 5 मैन बराबर में, और ये आपके पास में चला जाएगा 12 से 12 5 60 12 बॉयज। अब आपको तो अनुपात चाहिए, तो इस बॉयज को क्या है, इसके मैन के नीचे लेके आ जाओ, तो ये आपके पास में हो जाएगा मैन अपॉन में बॉयज, बराबर में ऊपर क्या है आपके पास में 12 है और ये 5 है, ये इसके भाग में आ जाएगा, तो ये आपके पास में अब ये अनुपात आ जाएगा, मैन और बॉयज का जो अनुपात आएगा वो आएगा 12:5 का, 12:5, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था, तो ये सैयद अहमद खान ने की थी भी, सैयद अहमद खान ने, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम है जड़त्व का नियम।
क्या बोलते हैं इसे? जड़त्व का नियम बोलते हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये 1853 के अंदर चली थी भी। 1853 में भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी चली थी। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत देश का दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है भी। इंदिरा पॉइंट है वो दक्षिणतम बिंदु है। अगर आपसे उत्तरतम बिंदु पूछ ले तो इंदिरा कोल हो जाएगा भी। कॉल करने के लिए अपन क्या करते हैं? हाथ ऊपर उठाते हैं। कॉल करने के लिए फोन है वो अपने कान की तरफ लेके जाते हैं भी, तो हाथ ऊपर उठाते हैं तो ऊपर यानी उत्तर की ओर, उत्तरतम जो पॉइंट है वो कौन सा हो जाएगा? कोल, इंदिरा कोल। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट, और दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इस पैटर्न को पूरा करना है यहाँ पे। अब अगर अपन बात करें भी 10 का और 8 का, यानी इस प्रकार से ये 10 और इसके सीध में यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे 0 है। अब इसका क्या किया है? इसने गुणा करवा दिया। 8 और 10 का गुणा करवाया 80, और 80 को उसने इस कंडीशन में लिख दिया। 8 को यहाँ पे लिख दिया और 0 को यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार से 9 का 7 के साथ में गुणा करवा दिया, 63 हो गया। 63 में 6 को यहाँ पे लिख दिया और 3 को यहाँ पे लिख दिया, 63 हो गया। उसके बाद में 8 छिका 48 आपस में मल्टीप्लाई करवाया, 48 हो गया, और 4 को यहाँ पे लिखेगा तो फिर 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो ये 1656 के अंदर पूरा हुआ था भाई। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण है वो 1656 में। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। अब इसके अंदर आपको न्यूनतम आ गया, न्यूनतम आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? आपको जो 24, 56 और यहाँ पे देखो भी 24 है और उसके बाद में 56 है और उसके बाद में 72 है। अब संतरे के पेड़ पंक्तियों को इस प्रकार लगाया जाना है ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ और समान संख्या में होने चाहिए। एक ही प्रकार के पेड़ होने चाहिए और समान संख्या में होने चाहिए, और उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या आपको ज्ञात करनी है। उन पंक्तियों की आपको न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जिसमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। अब 24, 56 और 72 का आपको अक्षेप ज्ञात करना है भी। 24, 56 और 72 का अक्षेप ज्ञात कर लो। अक्षेप ज्ञात करोगे तो ये आपके पास में चला जाएगा। अक्षेप है वो 4 आ जाएगा भी, इसका 8 भी आ जाएगा, 8 आ जाएगा इसका अक्षेप। अक्षेप है वो 8 आ जाएगा, नहीं तो आप क्या है अभाज्य गुणनखंड करके भी अक्षेप इसका ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो भी 8 पेड़ आएंगे प्रत्येक पंक्ति के अंदर। प्रत्येक पंक्ति के अंदर है वो 8 पेड़ आएंगे। अब 24 पेड़ है तो इसकी पंक्ति कितनी बनेगी? 8 या 24 यानी 3 पंक्ति के अंदर है वो ये 24 पेड़ आ जाएंगे। इसी प्रकार से 56 के अंदर 8 का भाग दोगे तो ये 7 पंक्तियों के अंदर है वो आपके 56 पेड़ आ जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पे अगर 72 में 8 का भाग दोगे तो 9 पंक्ति आ जाएगी 72 पेड़ों की, 9 पंक्ति होगी। तो टोटल पंक्ति कितनी है ये आपको पूछा है भी, 7 और 3 10 और 9 19। तो यहाँ पे टोटल पंक्तियों की संख्या है वो 19 है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किस कंपनी के पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या का अंतर अधिकतम है? अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे जो डी पंक्ति है ना, जो डी कंपनी है उसमें क्या है अधिकतम अंतर है भी। यहाँ पे देखो भी ये 350 के अंतर्गत आ रहा है और उसके बाद में यहाँ पे 100 के करीबन आ रहा है ये। तो यहाँ पे मेल और फीमेल वर्कर हैं, उनके बीच में जो ज्यादा अंतर है वो कौन सी कंपनी में है? तो डी कंपनी में है। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, GSAT-31 क्या है? तो GSAT-31 है ये दूर संचार उपग्रह है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? तो ये सितंबर 1984 में किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा की विजय के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। तो ये गुजरात विजय की प्रतीक के रूप में बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी जो स्थित बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण है वो अकबर द्वारा गुजरात में करवाया गया था। अकबर द्वारा करवाया गया था फतेहपुर सीकरी स्थित जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण, और ये गुजरात विजय के प्रतीक के रूप में करवाया था भी। ठीक है, आगे देखो भी 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है,
चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। लैक्टिक अम्ल है वो आपका दूध के अंदर पाया जाता है भी, ठीक है। और एसिटिक अम्ल है वो आपका सिरके के अंदर पाया जाता है। और टार्ट्रिक अम्ल है ये आपका इमली के अंदर पाया जाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है आपको क्या आएगा। 156 से 182 हो गया और फिर 182 से 210 हो गया। तो 156 में से मैं माइनस कर दे 182 में से 156 माइनस करके देखते हैं बीच में अंतर कितने का है। तो 182 माइनस में 156 तो 26 का अंतर आ गया अभी बीच में कितने का अंतर है? 26 का अंतर चल रहा है। फिर 210 में से 210 माइनस करते हैं 182 तो यहाँ पे भी कितने का है? 28 का अंतर है। पहले 26 का अंतर, फिर 28 का अंतर और अब कितने का आएगा? 30 का अंतर आएगा। तो 210 में 30 जोड़ दो तो 240 आ जाएगा। तो आपके पास में राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1856 में पारित किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहां पे आपके पास में दे रखा है यदि x और y दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि रूट x बराबर 8 है और x की पावर 2 प्लस में y बराबर में आपके पास में 4112 है, तो आपको ज्ञात करना है यहां पे हो तो रूट y का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसके अंदर है वो रूट x बराबर में 8 है। भी मैं दोनों ओर क्या कर देता हूं? वर्ग कर देता हूं। दोनों ओर वर्ग कर दूंगा तो मेरे पास में x से रूट हट जाएगा। तो x बराबर मेरे पास में क्या आ जाएगा? 64। x का मान मेरे पास में 64 आ गया। अभी अब इस कंडीशन में रख दो x का मान, y का मान आपके पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे 64 का स्क्वायर प्लस में y बराबर में 4112। अब 64 इंटू 64 का स्क्वायर कितना होता है? अभी तो ये होता है 4096। 64 का स्क्वायर है वो 4096 होता है। अभी 4096 प्लस में y और ये आपके पास में 4112 है। अभी तो बराबर में 41 से 12 हो गया। अब y बराबर कितना हो जाएगा? तो 4096 है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस में। तो 4112 से 4096 जाएगा तो 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। और इधर यहाँ पे 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। और फिर यहाँ से आपके पास में कितना बचेगा? अभी ये 16 बचेगा। अभी y का मान आपके पास में कितना आ गया? 16 आ गया। अभी y का मान है वो आपके पास में 16 ही आएगा ना, 16 ही आएगा। y का मान 16 ही आएगा। दोबारा से देख लेते हैं। 4112 से 4112 में से माइनस करते हैं 4096 तो 16 ही बचेगा अभी, ठीक है। तो y का मान 16 आ गया आपके पास में, लेकिन आपको तो रूट y चाहिए। तो देखो भी रूट y का मान कितना आएगा वो देख लो। अब इसके अंदर है वो अपन क्या है, दोनों तरफ यहाँ पे रूट लगा देते हैं। दोनों तरफ रूट लगा देते हैं तो y का ऊपर रूट लग जाएगा और 16 के ऊपर भी रूट लग जाएगा। तो 16 है वो तो 4 के रूप में 12 आ जाएगा। तो रूट y बराबर क्या आ जाएगा? रूट y बराबर आ जाएगा 4, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी। अमर और कोमल की आयु का अनुपात है वो 5:4 है। इनके व्यय का अनुपात है वो 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 6000 रुपए बचाता है तो अमर की आय बतानी है। अब यहाँ पे देखो भी 5:4 है इनकी आय का अनुपात और उनके व्यय का अनुपात है वो 2:1 है। व्यय का अनुपात कितना है भी? 2:1 है। अब यहाँ पे देखो भी बीच में अंतर कितने का? 3 का। यहाँ पे कितने का है? 3 का, ठीक है। और वो यही बोल रहा है प्रत्येक माह है वो 6000 रुपए बचाता है वो। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई? 3 की वैल्यू 6000 आ गई। तो 1 की वैल्यू आपके पास में 2000 आ गई, ठीक है। 1 की वैल्यू है वो 2000 आ गई। तो अमर की आय पूछिए तो अमर की आय कितनी भी? 5 है। 5 से गुणा करोगे 10,000 आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी। अनिल 7200 रुपए दुबे को, अनिल है वो 7200 रुपए दुबे को 3 वर्ष के लिए 8400 रुपए राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उसने कुल 4968 यानी 4968 रुपए प्राप्त करता है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। तो इस कंडीशन के अंदर है वो यहां पे आपके पास में ये ब्याज आपके पास में टोटल आ गया 4968। पहली कंडीशन के अंदर है वो 7200 रुपए है।
पहली कंडीशन अनिल को देता है 7200 रुपए और उसके बाद में यहाँ पे समय कितना है 3 वर्ष है। आगे राघव को वो 8400 रुपए देता है 4 वर्ष के लिए और दर क्या है, समान साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उसने कुल है वो 49 यानी 4968 रुपए प्राप्त करते हैं। टोटल 4968 रुपए प्राप्त करता है। तो पहली कंडीशन में आपको क्या है, अब इसके अंदर है वो मैं पहले मान लेता हूं, पहली कंडीशन में मेरे को क्या है एक्स ब्याज मिला, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में मेरे को क्या है 49 यानी 4968 माइनस में एक्स मिल जाएगा। भी पहली कंडीशन में मेरे को एक्स ब्याज मिला x रुपए और दूसरी कंडीशन में 4968 माइनस में x ब्याज मिला। अब यहां पे रख दो प्रत्येक कंडीशन में, यानी यहां पे भी दर जो लग रही है वो भी दर है वो राघव को लगेगी, यानी अनिल को जो ब्याज पे दिया उसी ब्याज के ऊपर है वो राघव को दिया गया, दर समान है। तो यहां पे दर का फॉर्मूला लगा दो, दर बराबर क्या होता है ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन इंटू समय और बराबर हो जाएगा 4968 माइनस में x और इंटू 100 और अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा अपॉन में 8400 यानी मूलधन इंटू समय, ये हो जाएगा। ये भी दर है और ये भी दर है, दर दोनों बराबर है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो अभी और उसके बाद में इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर दो, फिर और कैंसिल हो रही है क्या ये और तो कैंसिल हो जाएगी, 4 से काट दो इसको, 4 एक कम 4 और 18 चौका 72 18 बार चला गया और उसके बाद में ये आपके पास में इधर से इसको और काटेंगे तो ये आपके पास में चला जाएगा, 2 से काट दो 2 निम 18 और फिर ये 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 दुआ 4 2 चौके 8 और 2 दुआ 4 42 बार चला गया, फिर 3 एक कम 3 और 14 42। अब यहाँ पे आपके पास में वज्र गुणा करवा दो, भी वज्र गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा 14x बराबर में 4968 को गुणा करवाना है 9 के साथ में, तो ये आपके पास में हो जाएगा 44,712 माइनस में 9x। अब ये 9x यहाँ पे माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा भी, तो ये आपके पास में कितना बचेगा, तो 14 में 9 जोड़ोगे आप तो ये आपके पास में हो जाएगा 23x बराबर 44,712। तो x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा अभी, तो x का मान है वो आपके पास में आ जाएगा 44,712 और भाग देना है 23 का। अब यहाँ पे x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 23 का भाग लगेगा इसमें तो ये 1944 आ गया अभी। अब x आपने माना क्या था, तो x हमने माना था प्रथम ब्याज, पहली कंडीशन के अंदर है वो ब्याज माना था, पहली कंडीशन के अंदर ब्याज माना था वो आ गया आपके पास में कितना आ गया, तो वो आया है 1944। तो रख दो 1944 इंटू 100 और अपॉन में 7200 और इंटू आपके पास में क्या है 3 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो और फिर इसको 3 से काटोगे 3 एक कम 3 और 3 छिकी 18 बच गया 1 14 और 3 चौके 12 और 3 8 24। अब 72 से 648 में भाग देना है 72 का भाग दोगे तो ये 9 बार चला जाएगा अभी, 72 कम 72 और 72 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 648 होता है, तो 9% आपके पास में क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, टेक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है, टेक्सोल है ये सूची वृक्ष से निकाला जाता है भी, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी, सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था, तो ये आपका राइट आंसर होगा कुश्ती के लिए, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी, यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है, यानी छात्रों की कुल संख्या 120 है और सभी विषयों में छात्रों के लिए संख्या समान है, तो कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं। अब देखो भी 1 2 3 4 5 विषय है, तो यहाँ पे 210 के अंदर 5 का भाग लगा दो, तो ये आपके पास 5 चौका 20 और बच गया 1 5 2 10 यानी 42 आ गया। प्रत्येक विषय के छात्र कितने हैं, 42 है, 42 है। अब भाषा का ज्ञान, यानी एक तो हिंदी भाषा आपके पास में और एक आपके पास में इंग्लिश है, भाषा तो इसमें 2 ही है, तो 2 से गुणा कर दो, 42 2 84 हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल भाषा का ज्ञान वाले छात्र कितने 84 हो जाएंगे।
जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, नहीं कैसे कर दिया अभी, 5 चौके 20 बच गया, 1 5 2 10, 42 आ गया, 1 का मान 42 आ गया, अभी 1 का मान 42 आ गया। तो यहां पे 5 से डिवाइड, टोटल 1 2 3 4 और 5 है, यानी टोटल 5 ही है इसके अंदर, 5 ये। और यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है और सभी विषयों में छात्रों की संख्या समान है, तो कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं, कितने छात्र है वो भाषाओं का अध्ययन करते हैं। तो भाषा तो यहाँ पे एक तो हिंदी है भी आपके पास में और एक इंग्लिश है, दो ही भाषा है। तो इसके अंदर है वो आपका, प्रत्येक के अंदर 42 आया, 210 हो गया। तो 42 का दुगना करोगे तो आपके पास में 2 2 4 2 8 चौके 8 84 होगा भी। अब गलती हमने यहाँ पे की, 120 है और यहाँ पे लेके बैठे हैं भी 210, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना भी, 120 में 5 का भाग लगाना है। तो ये 5 2 10 बच गया, 1 5 2 10 यानी 22 आ गया। अभी कितना आ गया अभी, 5 2 10 बच गया, 2 5 चौका 20, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 120 के अंदर 5 का डिवाइड करना है, क्योंकि प्रत्येक के अंदर क्या है, समान संख्या है। तो प्रत्येक में 24 संख्या हो जाएगी भी, 24 संख्या हो जाएगी। तो दो भाषा तो आपके पास इंग्लिश और हिंदी दो ही है, तो 24 का दुगना करोगे तो 48 आ जाएगा भी, 24 का दुगना करोगे तो 48 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, यदि ए घटाओं को दर्शाता है तो यहाँ पे इस समीकरण को हल करना है आपको। तो यहाँ पे 3, बी का क्या है गुणा 4, डी का मतलब क्या है जोड़ 5 और ए का -6 और ये ब्रैकेट के अंदर है, और सी का मतलब क्या है भाग 1। अब यहाँ पे देखो भी, अब इसके अंदर 4 तिया 12 हो गया, 12 प्लस में 5 माइनस में 6, तो यहाँ पे 11 में से 12 हो गया, और 5 प्लस का है और 6 माइनस का है, तो माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 1 है वो आपका 12 में से जाएगा, तो 11 बच जाएगा ये। और 11 में 1 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 11 ही आएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, दो संख्याओं का योग 288 है, दो संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समावर्त्य अक्षेप 16 है आपके पास में। ऐसे संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। तो देखो भी, मैं वो संख्याएं मान लेता हूं भी, आपके पास में अक्षेप 16 है, अक्षेप 16 है तो मैं कॉमन ले लेता हूं भी, 16 अक्षेप है तो इसके यानी x प्लस में y हो जाएगा, x प्लस में y वो दो संख्याएं ले लेता हूं। अब 16 अक्षेप है तो इसका मतलब 16 आपका इस पहली संख्या में आएगा और 16 ही दूसरी संख्या में आएगा, तभी वो अक्षेप आया है। तो ये हो जाएगा 16x प्लस में 16y बराबर में आपके पास में क्या है 288 हो जाएगा। फिर 16 आपके पास में क्या है अक्षेप होता है, तो इसका मतलब ये है भी 16 ही आपका पहली संख्या में आया होगा और 16 ही दूसरी संख्या में आया होगा, तभी उसका अक्षेप 1 आया है, सॉरी 16 आया है। तो यहाँ पे 16 कॉमन आ गया, तो x प्लस में y बराबर में 288। अब यहाँ से ये गुणा में है, इधर जाएगा तो ये आपका भाग में चला जाएगा। अभी 288 को भाग करना है 16 के साथ में, तो 18 हो जाएगा। तो x प्लस y का मान कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब ऐसी कंडीशन आपको लेके आनी है जिसमें योग 18 हो जाए। अब कॉमन नहीं आना चाहिए, कोई भी संख्या कॉमन नहीं आना चाहिए और संख्या पलटनी नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे x का मान 1 ले लेता हूं और प्लस में y का मान 17 ले लेता हूं, तो 18 हो जाएगा। पहली कंडीशन आपके पास में ये होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो भी, दूसरी कंडीशन है वो मैं इसके अंदर ले लेता हूं भी, इसके अंदर है पहला 16 1 और 17, और उसके बाद में दूसरी कंडीशन है वो 5 प्लस में 13, 5 और 13 योग 18 हो गया। और उसके बाद में तीसरी कंडीशन आपके पास में आ जाएगी 7 प्लस में 11 और योग कितना आ जाएगा अभी 18 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर 9 प्लस में 9 भी होता है, लेकिन ये क्या है कॉमन है। अब इसके अंदर 9 से कट जाएगा, 1 अनुपात 1 आ जाएगा, इस प्रकार से कटना नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर आप बोलते हो भी सर 16 और 2 हो जाएगा, 16 और 2 कॉमन है, इसके अंदर कॉमन आ रहा है। अभी यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो इसके अंदर भाग दोगे तो 2 एकम 2, 2 8 16 यानी 8 अनुपात 1 आ जाएगा ये। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, और न ही इस प्रकार से 11 प्लस में 7 इस प्रकार से, यानी ये दोबारा भी नहीं आ सकता। तो ओनली फॉर आपके पास में क्या है 3 ऐसे कॉलम बनेंगे। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क के अंदर है भी। यूनिसेफ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, यदि ए बी का पिता है, ए है वो बी का पिता है और बी सी का पिता है, बी है वो सी का पिता है और सी ए से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो भी, ए बी का पिता है और बी है वो सी का पिता है, तो इसका मतलब ए है वो सी का दादा हो गया भी, ए है वो सी का दादा हो जाएगा। अब सी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ये पोता बन जाएगा भी। तो आपका यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। पोता या फिर पोती हो सकता है, नाती या फिर नातिन हो सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। अपन पोता भी नहीं बता सकते क्योंकि पोती भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे पोता और पोती दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपके पास यहाँ पे पावर माइनस में दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स प्लस में पावर माइनस में दे रखी है, तो इसको नीचे लेके चले जाओ तो एक्स आ जाएगा। एक्स प्लस में एक्स बराबर में आपके पास में 7 है। अब यहाँ पे पावर माइनस में 3 है, तो एक्स की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3 हो जाएगा। अब इसका मान आपको क्या है? बताना है, ये मान बताना है भी आपको। तो यहाँ पे देखो भी, मैं दोनों और क्या है, दोनों पक्षों का घन कर देता हूं भी। दोनों पक्षों का घन करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब और प्लस में यहाँ पे ये आपके पास में 3x 1/x और x प्लस में 1/x और बराबर में 343। अब आपको पता है भी a प्लस बी का होल क्यूब करूंगा तो ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी, ये हो जाएगा। अब इसका मान तो आपको ज्ञात करना है और x से x कैंसिल हो गया तो 3 और इंटू x प्लस 1/x का मान कितना है भी? 7 है, तो यहाँ पे 7 रख दो। 7 या 21 और ये 21 प्लस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 243 से माइनस होगा, 343 से माइनस होगा। 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2 और 3, 322 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ पाए क्या? अगला देखो भी, टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी का पूर्ण रूप होता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किस शहरों के बीच चली थी भी? तो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है ये नई दिल्ली से कटरा के बीच में चली थी। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो किन शहरों के बीच में चली थी? ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। दूसरी मैंने बता दिया भी, नई दिल्ली से कटरा के बीच में चली है। 30 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है, तो इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो आपको मूल संख्या बतानी है। अब 20% है, फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 1/b एकम b 5 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/5। क्या आ जाएगा भी? 1/5। 15% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 15/100 आ जाएगा। 5 से काट दो, 5 × 15 और b 5 100 यानी 3/20 हो गया। अब इसके अंदर देखो भी, पहले संख्या क्या थी? 5 थी और 20% घटा दिया यानी 1 घटा दिया तो कितनी होगी? 4। अब क्या है, 15% बढ़ा रहा है, तो पहले संख्या 20 थी और 3% बढ़ा दिया तो अब कितना हो गया? 23 हो गया। तो यहाँ पे b 5 100 और ये कितना हो गया? 23 चौका कितना होता है अभी? 23 चौका है वो आपके पास में हो जाएगा 23 चौके 92, 92 हो गया। अब देखो भी, इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। अब देखो भी, मूल संख्या 100 थी और घटाने बढ़ाने के बाद में 92 हो गया, तो हमारे अनुसार तो 8 का अंतर आ गया, लेकिन वो बोल रहा है 64 का अंतर है, तो 8 बराबर 64 रख दो तो 1 बराबर 8 आ जाएगा। 1 का मान कितना आ गया? 8 आ गया। तो मूल संख्या क्या है हमारे अनुसार? 100, तो 8 से गुणा कर दो तो 800 हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, सरल करना, आपको सरल करना है तो सबसे पहले भाग वाला सिस्टम है वो निपटान कीजिएगा। 7 एकम 7 और 7 निम 63.9 आ जाएगा। 15 का और यहाँ पे कोई गुणा वाला है क्या? ये रहा गुणा वाला ये है, तो 13 × 39, तो ये 1 के बाद में पॉइंट यानी 3.9 आ जाएगा। बाकी जोड़ घटाव वाले हैं सारे के सारे, तो यहाँ पे पॉइंट ये आ जाएगा 3.9 है, ये आपका क्या है? प्लस का है, तो प्लस का एक साइड में जोड़ लो। ये प्लस का एक साइड में जोड़ोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 15 ये रहे और 3 ये रहे, तो आपके पास में 15 और 3 18, ये हो जाएगा 18.9 और माइनस का 2 ये रहा आपके पास में और 0.9 माइनस का ये रहा, तो आपके पास में हो जाएगा 2.9।
अब 2.9 इसमें से जाएगा तो आपके पास में कितना हो जाएगा 16, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, उस अवधारणा का चयन करना आपको जो दिए गए कथन में निहित है। तो यहाँ पे चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क देता है, चिकित्सक जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है, ये एक कथन है और इसमें अवधारणा आपको देनी है भी चिकित्सक की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से है। ये बिल्कुल सही बात है भी, ये यहाँ पे जाहिर सी बात सही है भी, जो ज्यादा शुल्क लेगा ना वो अच्छा होता है। ये स्टेटमेंट में बोला गया है भी कोई भी डॉक्टर है वो ज्यादा शुल्क लेता है, ज्यादा पैसे लेता है देखने के या फिर जो भी है गोली दवाई देने के, जो भी ज्यादा पैसा लेता है वो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे उसकी अवधारणा ये निकल के आती है अपने पास में कि चिकित्सक की जो निपुणता है वो उसका जो सीधा संबंध है वो उसके परामर्श शुल्क से है। भी चिकित्सक कैसा ही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा पैसे लेता वो बढ़िया है। तो उनकी जो निपुणता का जो फर्क है, जो सीधा संबंध है वो किससे है, उसके परामर्श शुल्क से है। 1 नंबर ऑप्शन ही इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब तालिका आपको दे रखी है, इस तालिका के अंदर आपको यहाँ पे लिंग के आधार पर दिल्ली के 5 सरकारी विद्यालयों के 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत आपको दे रखे हैं। अब यहाँ पे यदि विद्यालय बी में उत्तीर्ण छात्रों यानी यहाँ पे बॉयज लिखा गया है, बॉयज के प्रतिशत का और विद्यालय सी के उत्तीर्ण छात्र यानी बॉयज के प्रतिशत का अनुपात क्या होगा। तो विद्यालय बी ये रहा, टोटल विद्यार्थी उत्तीर्ण कितने हुए 32 और अनुपात कितना है बॉयज और गर्ल्स के अंदर 3:5 है। तो यहाँ पे टोटल कितना है, टोटल आपके पास में आ जाएगा 3 और 5 8, तो टोटल 8 है और टोटल 8 के बराबर 32 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टोटल अनुपात में 8 है और टोटल प्रतिशत के अंदर कितने 32 है। तो 1 का मान आपके पास में 4 आ गया। तो बॉयज कितने हो गए, बॉयज का अनुपात कितना आ गया 3 है, तो 4 × 12 यानी यहाँ पे बी विद्यालय के अंदर लड़कों का जो उत्तीर्ण आंक है बी विद्यालय के अंदर वो 12 है। उसके बाद में सी विद्यालय ये रहा भी, टोटल हमारे अनुसार अनुपात में कितना भी 3 है और यहाँ पे कितना दे रखा है 24, तो 3 बराबर 24, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको छात्र का देखना है, तो छात्र का यहाँ पे अनुपात कितना है, बॉयज का 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 को 8 के साथ में गुणा करोगे तो 8 ही आ जाएगा। अब इसका अनुपात देखना आपको, तो ये आपके पास में 4 से कट जाएगा, 4 × 12 और 4 × 2 = 8, 3:2 आ जाएगा। 3:2 देखो भी 3 नंबर ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखो भी, इसको सरल करना है। सरल करना है तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद में मझला ब्रैकेट। तो यहाँ पे पहले छोटा ब्रैकेट है ही नहीं, मझला ब्रैकेट है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 7 × 7 और 3 × 4 = 12, 12 आ जाएगा। उसके बाद में ये मझला ब्रैकेट ओपन हो गया और इंटू 6/5, तो ये आ जाएगा 12, 6 × 6, 6 × 2 = 12। तो ये आपके पास में इतना जो पोर्शन आया ना, ये पोर्शन आ गया आपके पास में 7/10, कितना आ गया भी 7/10 आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे ये भाग का निशान है, ये आपका ऊपर चला जाएगा अभी, यानी 25 आपका ऊपर हो जाएगा और 1 आपका नीचे आ जाएगा और यहाँ पे गुणा का निशान लग जाएगा। ठीक है, आगे वाली संख्या वो पलट जाती है, भी आगे वाली जो भिन्न है वो चेंज हो जाती है। तो 5 × 5, 5 × 5 = 25, 5 आ गया। उसके बाद में इसको आपस में ये करवाओगे, भाग करवाओगे, तो ये आपके पास में 2.5 आ जाएगा। ये भाग करवाओगे 10 के साथ में तो 2.5 आ जाएगा। और उसके बाद में यहां से कोई कट रहा है क्या, 3 × 3, 3 × 3 9, और ये काट दो भी, 7 × 2 = 14 और 5 × 2 = 10। ठीक है, तो अब देखो 2.5 माइनस, बीच में माइनस का निशान है तो माइनस, और यहां पे 7/10, ये क्या है भी पूरा पूरा 7/10 हमने अभी निकाला, ये रहा। और उसके बाद में प्लस का निशान, और ये कितना आ जाएगा 7 × 3 = 21, 21/5, और उसके बाद में माइनस का निशान है यहाँ पे, और यहाँ पे बचा आपके पास में 5, तो 5 का 5 रख दो। अब इसका एलसीएम ले लो भी, एलसीएम आपके पास में 10 आ गया, एलसीएम 10 आ गया, तो इसके साथ में गुणा करवाओगे तो ये 25 का 25 हो जाएगा भी, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पे 10 से गुणा करवाओगे तो 1 के बाद में पॉइंट लगेगा तो 25 आ जाएगा। माइनस का 7, प्लस का 5 × 2 = 10, 21 × 2 = 42, और माइनस का 50 आ जाएगा। अब देखो भी प्लस का एक साइड में जोड़ लो और माइनस का एक साइड में जोड़ लो, तो यहाँ पे माइनस का कितना हो गया 57, और प्लस का कितना हो जाएगा भाई, प्लस का भी आपके पास में 57 हो जाएगा। 57 माइनस में 57/10, तो 57 में से 57 गया, कितना बच गया अभी 0, 0 में 10 का भाग लगाओगे, क्यों घर की सरकार है क्या।
तो यहाँ पे आपके पास में दोबारा से देखो भी ये आ जाएगा 42 और 25 है भी, सॉरी 42, 5 और 2 कितने हो जाएंगे भी, 5 और 2 ये 67 हो गए भी, 67 यानी 5 और 2 7 और 4 2 6, 67 में से आपको 57 माइनस करना है और अपॉन में 10 है, तो 67 में से 57 माइनस करोगे तो 10 अपॉन में 10 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा और 1 बचेगा। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है भी, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, वर्तमान इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी थी, तो ये रामचंद्र गुहा ने लिखी थी भी, रामचंद्र गुहा 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर कोई भी दोस्त है वो क्लासों की पीडीएफ या फिर प्रीवियस ईयर पेपरों की पीडीएफ चाहता है भी डाउनलोड कर ले, तो हमारा टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो आपको इसी टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी, लिंक मैंने आपको एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं वो सारे के सारे आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी, जीडी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, इन सभी की पीडीएफ जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सारे के सारे आपको यहीं पे मिलेंगे। और रही बात टेस्ट सीरीज की, तो एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज है वो हमने स्टार्ट कर दिए भी, इसमें आपको 135 पेपर मिलेंगे, लगभग अभी तक 7-8 पेपर है वो अपलोड हो चुके हैं, तो इसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे भी टोटल। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी भी, तो टेस्ट सीरीज आज से ही ज्वाइन कीजिएगा और 135 पेपर हैं उनको क्या है अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से सोल्व कीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो DEN यानी DESTINY, अब इसको क्या लिख रहा है, ये y को इस साइड से लेके आ रहा है, y फिर n फिर i फिर t फिर s फिर e और फिर d, इस प्रकार से लिख रहा है अभी। तो इसको देखो भी यहां से पकड़ेगा y आ जाएगा, फिर आ जाएगा t, फिर आ जाएगा i, फिर आ जाएगा n, फिर आ जाएगा g, फिर आ जाएगा i और फिर आ जाएगा d। तो आपके पास में राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक कंडीशन में 5 सेंसफल बचता है। अब यहां पे देखो भी 8, 12 और 16 में आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। पहले 8, 12 और 16 का एलसीएम कितना आ रहा है, तो 8, 12 और 16 का एलसीएम है वो आपका 48 आ जाएगा। अब 400 और 500 के बीच में बतानी है भी आपको, तो 400 और 500 के बीच में संख्याओं का योग और बताना है, और यहां पे 400 के अंदर है वो आप भाग लगाओगे किसका, 400 के अंदर 48 का भाग लगाओ। तो यहां पे 400 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, सॉरी 48 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में 432 आता है, और 48 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 384 आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी 384 है, ये 48 से तो डिवाइड है लेकिन ये 400 से छोटी है, होनी क्या चाहिए थी, 400 और 500 के बीच में आनी थी। तो अगली संख्या है वो 432 होगी भी, अगली संख्या 432 होगी, वो क्या है 400 और 500 के बीच में है। अब यहाँ पे सेंसफल 5 बचना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें 5 जोड़ दो आप, 5 जोड़ोगे तो यहाँ पे 432 तो 48 से पूरी डिवाइड है, लेकिन 5 इसमें जोड़ दिया तो ये आपके पास में 437 हो गई। 437 में अगर आप 48 का भाग दोगे तो 5 सेंसफल बचेगा। अब 5 सेंसफल अगर 48 से बच रहा है तो इसका मतलब वो 8, 12 और 16 से डिवाइड करोगे तो भी 5 सेंसफल बचेगा। तो एक संख्या आपके पास में 437 आ गई। दूसरी संख्या अगर आप अगली ज्ञात करोगे तो इसमें 48 जोड़ दो, 48 जोड़ोगे तो 8 और 7 15, 1 4 3 7 और 1 4 3 7 और 1 8, और उसके बाद में 485। अगली संख्या क्या होगी, 485 होगी। अगर 485 में 48 का भाग दोगे तो भी 5 सेंसफल बचेगा। तो यहां पे आपके पास में क्या हो गया, एक तो संख्या होगी 437 और दूसरी संख्या 485 होगी। तो 400 और 500 के बीच में तो ऐसी दो ही संख्या ही बनेगी, तो इसका योग कर दो भी। योग करोगे तो 5 और 7 12, 1 8 और 3 11 और 1 12, और उसके बाद में 1 4 4 8 और 1 9, 922 इसका योग आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 39 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर बोला गया भी त्रिभुज है ABC, एक समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार से ये लीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, ठीक है। और उसमें आगे इसने बोला है समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर एक वर्त खींचा गया है। तो इसके अंदर है वो इस प्रकार से एक वर्त खींचा गया है भी, ठीक है। ये वर्त बना दिया हमने। और समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई आपको दे रखी है, एक तो 10 दे रखी है और एक आपको कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। एक 10 दे दी और एक आपके पास में 24 दे दी। तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब देखो भी सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसमें वर्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे कर्ण पता होना चाहिए भी। मैं एक आपको फॉर्मूला बताऊंगा। अंतःवर्त की त्रिज्या, यानी अंतःवर्त की त्रिज्या के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज का अर्धपरिमाप, त्रिभुज का अर्धपरिमाप, त्रिभुज का अर्धपरिमाप, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज का अर्धपरिमाप। ये अंतःवर्त की त्रिज्या का, अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो पहले आपको क्या है, कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो भी एक ट्रिपलेट होता है, या तो आप कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। एक ट्रिपलेट ये होता है भी 5, 12 और 13, ये ट्रिपलेट होता है। अब इसने क्या किया भी 5 को 2 से गुणा कर दिया तो 10 हो गया, 12 को 2 से गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया, 24 हो गया। तो 13 को 2 से गुणा करेगा तो ये 26 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है भी कर्ण कितना आ गया, 26 आ गया। या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, उससे ज्ञात कर सकते हैं। नहीं तो आप ट्रिपलेट याद रखो भी, आसानी से सरल हो जाएगा क्वेश्चन। अब आपको पता है भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 10 × 24। तो ये आपके पास में हो जाएगा 2 × 2 और 12 × 2 = 24। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब अर्धपरिमाप क्या होता है, तो A + B + C/2। तो यहाँ पे सभी भुजाओं को जोड़ करके 2 का भाग लगा दो, तो ये आ जाएगा 26 और 10 36, 36 और 24 को जोड़ोगे 6 × 4 = 10, 1 3 2 5 और 1 6, यानी 60 आ गया। अब इसका अर्धपरिमाप कितना हो जाएगा, तो 30 आ जाएगा। अर्धपरिमाप 30 है और यहाँ पे उसका क्षेत्रफल कितना है, 120 है। तो क्षेत्रफल बटा अर्धपरिमाप, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 3 × 3 3 × 4 = 12। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आपके पास में क्या आ जाएगी, इसकी अंतःवर्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो याद रखना, अंतःवर्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल, अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन में अर्धपरिमाप। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 40 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है, यदि A + B + C बराबर आपके पास में 14 दे रखा है, AB + BC + CA बराबर आपको क्या दे रखा है, 47 दे रखा है। और ABC का मान आपको कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। तो आपको A³ + B³ + C³ का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला आपके पास में ये है भी A³ प्लस में B³ प्लस में C³ माइनस में 3ABC बराबर में ये क्या होता है, तो ये होता है A + B + C, A + B + C। और उसके बाद में ये आपके पास में हो जाएगा AB प्लस में BC प्लस में CA, और उसके बाद में AB और ये लग जाएगा आपका प्लस का निशान, बीच में प्लस का निशान लगेगा भैया, प्लस AB + BC + CA। और उसके बाद में ये आपका हो जाएगा यहाँ पे A + B + C का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये ओपन होगा भी। अब यहाँ पे देखो भी 3 लगेगा एक गुणा के अंदर, इसमें क्या है 3 लगेगा, क्यूब किया है ना हमने, तो यहाँ पे 3 लगेगा भी, यहाँ पे 3 लगा देना, ये फॉर्मूला होगा। अब इसका तो मान आपको ज्ञात करना है भी, ठीक है, ये मान तो आपको ज्ञात करना है। और माइनस का 3, ABC का मान कितना भी 15, तो इंटू 15 कर दो। तो मैं डायरेक्ट 45 कर देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट है वो माइनस का 45 कर देता हूँ। बराबर में ABC का मान आपके पास में कितना है भी, तो A + B + C का मान ये रहा 14 है आपके पास में, तो 14 रख दो। और फिर क्या है प्लस और 3, और उसके बाद में AB BC और CA इसका मान कितना है 47 है, तो 47 रख दो। और उसके बाद में A + B + C का होल स्क्वायर है, तो A + B + C का होल स्क्वायर करोगे तो 14 का होल स्क्वायर 196 आ जाएगा भाई। 14 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। अब इसके अंदर है वो आपके पास में ये हो जाएगा माइनस का 45 बराबर में 14
और प्लस में ये 47 का 3 से गुणा करवा दो भाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूले को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा अभी, फॉर्मूले को आप थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिएगा। तो इसके अंदर है वो थोड़ा सा फॉर्मूले को अपन इम्प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा, ये फॉर्मूला होगा a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में c की क्यूब माइनस में 3abc बराबर क्या होता है अभी, बराबर होता है ये a प्लस बी प्लस सी और उसके बाद में गुणा, और ये आपके पास में आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और फिर ये आ जाएगा माइनस का 3 और ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। ये तो है आपका डायरेक्ट, यानी ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये याद रखो। या फिर आप क्या करो भी, यहां से पहले आप स्क्वायर निकालना पड़ेगा भी आपको, यानी दोनों और बोथ साइड आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आपके पास में आ जाएगा। तब आप है वो दूसरा फॉर्मूला लगा करके उसको हल कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला होता है ये जो डायरेक्ट अपन करने वाले हैं अभी। तो माइनस का इसका मान आपको ज्ञात करना है, माइनस का, और ये आपके पास में ए बी सी का मान कितना है अभी 15 है, तो 15 से 45 हो जाएगा। बराबर में ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है अभी 14 है, और इंटू यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो यानी 14 का स्क्वायर 196, और माइनस में ये आ जाएगा 47 का 3 से गुणा करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 47 के साथ में 3 से गुणा करोगे तो ये 141 आ जाएगा भाई, 141 आ जाएगा। अब 14 का 196 के साथ में गुणा करवा दो भी, 14 का 100, अब इसके अंदर है वो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाओ भी, यहाँ पे इन दोनों के अंदर है वो आपका क्या है बड़ा ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये बड़ा ब्रैकेट है तो 100 पहले 196 से 141 माइनस करो, तो 196 से 141 माइनस करोगे तो आपके पास में बचेगा 5, और 9 में से 4 गया 5, और उसके बाद में ये 55 आ गया, और फिर क्या है बड़ा ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये गुणा का निशान है और फिर 14 आ जाएगा। तो 55 का 14 के साथ में गुणा करवा दो भी, 55 का 14 के साथ में गुणा करवा दो तो ये आपके पास में हो जाएगा 770। कितना आ जाएगा भाई 770, और बराबर में आपके पास में ये क्या है ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस में सी की क्यूब माइनस में 45 है, ये माइनस का 45 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 5 7 और 4 11, और ये आपके पास में कितना आ जाएगा 815 आ जाएगा, जो कि आपके पास में एक नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा होता है, तो हमारे शरीर के अंदर वसा संचायक ऊतक है वो एडिपोज हो जाएगा भी, एडिपोज ऊतक है वो वसा संचायक ऊतक है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1973 के अंदर शुरू किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस विकल्प का चयन करना है जो कि अस्पताल के अंदर स्वास्थ्य, अस्पताल के अंदर स्वास्थ्य और विद्यालय के अंदर शिक्षा। तो यहाँ पे विद्यालय के अंदर क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। यानी अस्पताल के अंदर रोगियों को स्वस्थ किया जाता है, तो इसी प्रकार से विद्यालय के अंदर है वो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, विनोद 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है, और यदि वह उसकी चाल 40 किलोमीटर पर घंटा हो तो 3 मिनट पहले जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। तो दूरी ज्ञात करनी है जो वह अपने घर और ऑफिस के बीच में तय करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन यहाँ पे देखो भी, पहले ये होता है भी पहली चाल इंटू दूसरी चाल, पहली चाल पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड, और अपॉन में पहली स्पीड माइनस में दूसरी स्पीड यानी अंतर आ जाएगा। दोनों चालों का गुणनफल अपॉन में दोनों चालों का अंतर, और इंटू यहाँ पे आ जाएगा समय, समय और अपॉन में आ जाएगा 60। अब देखो भी पहली चाल 30 है इंटू दूसरी चाल 40 है, अपॉन में दोनों चालों का अंतर कितना है 10 है, और यहाँ पे समय कितना है, तो देखो भी 5 मिनट देरी से पहुंचता है और 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो बीच का अंतर कितने का आ गया, तो 5 और 3 8 का अंतर आ गया, यानी 5 मिनट देरी से पहुंचेगा और 3 मिनट पहले, तो 8 का, और मिनट है इसको घंटे में बनाने के लिए आप क्या है 60 से गुणा करते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल करो और 6 कम 6 6 5
30 और फिर ये आ जाएगा आपके पास में 8 5 चौका 20, 20 इंटू 8 अपॉन में 10, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 8 दूआ 16, तो यहाँ पे 16 किलोमीटर आपके पास में क्या आ जाएगी, उनके बीच की दूरी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के एंग्लो इंडियन समुदाय में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, अब नहीं किए जाते थे, अब नहीं किए जाएंगे भाई। 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा है, वो उनको हटा दिया गया है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, राजकुमार ने 41,000 रुपए, राजकुमार ने 41,000 रुपए में 2 LED टीवी खरीदे, टीवी सेट खरीदे, उनमें से एक को 20% लाभ पर बेच दिया और दूसरे को 15% हानि पर बेच दिया, और उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य वो समान है। विक्रय मूल्य क्या है भी, समान है, तो उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करना है। अब देखो भी यहाँ पे 20% है, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/5 आ जाएगा, 15% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 3/20। अब देखो भी पहले में क्रय मूल्य 5 है और लाभ पे बेचता है तो विक्रय मूल्य 6 हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या है, 20 रुपए उसका क्या है, क्रय मूल्य है, और 3 रुपए की हानि पे, यानी यहाँ पे हानि पे बेच रहा है, तो 3 रुपए की हानि हुई तो यहाँ पे 17 में बेचेगा। अब देखो भी इसने बोला क्या है, उसने बोला भी उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ पे देखो भी विक्रय मूल्य 6 है और यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य 17 है, दोनों का तो समान तो नहीं है, तो अपने को समान करना है, तो यहां से 17 से गुणा कर दो और इसको 6 से गुणा कर दो। 17 को 6 से 7 गुणा करोगे तो 102 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य 102 आ जाएगा और यहाँ पे भी इसका विक्रय मूल्य 102 आ जाएगा। अब देखो भी यहाँ पे इसको 17 से गुणा किया है तो इधर वाले को भी 17 से गुणा करना पड़ेगा, तो 17 5 85 हो जाएगा, और उसके बाद में इसको 6 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी क्या है 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 6 2 12 120। अब हमारे पास में देखो भी टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया 5, और ये आ जाएगा टोटल क्रय मूल्य 205 रुपए आ गया, लेकिन इसने दे रखा है 41,000 रुपए। इसने कितना दे रखा है भी 41,000 रुपए, हमारे अनुसार तो 205 रुपए है दोनों का क्रय मूल्य, लेकिन वो बोल रहा है 41,000 रुपए में खरीदा है, तो 205 बराबर कितना आ जाएगा 41,000 आ जाएगा। तो 205 से कम 205 और 205 दुए कितना हो जाएगा 410 हो जाएगा, जो कि 1 का मान 200 आ गया। 1 का मान 200 आ गया, तो आपको पूछा क्या है, तो उसने उसका कुल लाभ अथवा हानि पूछी है। तो यहां पे देखो भी कितने का लाभ हुआ और कितने की हानि हुई वो देखो। अब पहले अपनी बात करते हैं, 102 क्रय मूल्य इसका है और 102 ही क्रय मूल्य इसका है, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, तो ये टोटल क्रय मूल्य है 204 हो गया। सॉरी, विक्रय मूल्य टोटल कितना हो गया 204, और क्रय मूल्य टोटल कितना है 205 है। तो यहाँ पे 205 में खरीदा और 204 में बेच दिया, तो इसका मतलब 1 की हानि होगी, और 1 का मान अपने पास में क्या आ रहा है 200 आ रहा है, हानि हुई है 1 की हानि हुई है हमारे अनुसार, और 1 का मान 200 आ रहा है, तो इसका मतलब 200 रुपए की हानि होगी। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाले पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो ये संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2009 के अंदर पारित किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलता हूं। अगला देखो भी 50 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ की राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष से लागू कर दिया गया? तो 1965 से इसे क्या है निरंतर लागू के लिए लागू कर दिया गया था 1965 में। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर है AC के और बराबर है 26 सेंटीमीटर। आपको BC दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो भी यहां पे अपन इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखना चुटकियों में उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को भी। ये आपका AB और C समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये भुजा और ये भुजा इक्वल है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये 26 है तो इसको भी 26 रख दो, और नीचे वाली जो BC भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि मैंने ऊपर वाले शीर्ष से इस भुजा के ऊपर है वो लंब डाल दिया। लंब डालूंगा तो नीचे वाली भुजा को 2 समान पार्टों में डिवाइड करेगा ये। अब लंब डाला है तो ये इस भुजा यानी SAO नाम दे देता हूं मैं,
ए ओ है वो इस त्रिभुज की क्या है, ए ओ इस त्रिभुज की है वो ऊंचाई है। या तो आप है वो हीरो के सूत्र से करो, पहली बात तो ये भी हीरो के सूत्र से करोगे, अर्धपरिमाप निकालना पड़ेगा, फिर हीरो का सूत्र एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी उसमें रखना पड़ेगा, फिर रूट का मान निकालना पड़ेगा। दूसरी बात यह है भी थोड़ा सा सोचने की जो क्षमता है वो थोड़ा सा अप करना पड़ेगा आपको, ट्रिपलेट पता होना चाहिए। एक ट्रिपलेट इसमें ये होता है, कौन सा होता है, 5 और ट्रिपलेट आपके पास में ये 20 सेंटीमीटर है ना, तो आपका ट्रिपलेट आ जाएगा ये 5, 12 और 13। अब देखो भी, अब मैंने इनको क्या है चार, यहां पे एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13 का, ये ट्रिपलेट होता है, और एक ट्रिपलेट है वो आपका होता है 8 और 8, 13 और 17, 8, 12, 8, 15 और 17। एक ट्रिपलेट आपके पास में कितना होता है, 8, 15 और 17 होता है। अब यहां पे अपने पास में ये जो नीचे वाली भुजा है 10 ये रह गई और 10 आपकी ये हो गई भी, यानी 10 आपकी ये हो गई और 10 ये होगी। मैंने क्या है ऊपर वाले शीर्ष से क्या है इस पे लंब डाला है, तो ये 2 समान पार्टों में डिवाइड करेगा इसको, तो 10 ये होगी, 10 ये होगी। अब देखो भी ऊपर वाला ट्रिपलेट है वो आपका काम कर जाएगा, कैसे करेगा, 5 दुए 10, 2 से गुणा किया 10 आ गया, और 13 दुए 26, 2 से गुणा किया तो 26 आ गया। तो यहां पे एक समकोण त्रिभुज यानी 2 समकोण त्रिभुज बन गए आपके, एक तो बन गया ए बी ओ और दूसरा बन गया ए ओ सी, यानी ये 2 समकोण त्रिभुज बन गए। अब इसमें कर्ण क्या है 26 है और इसमें भी कर्ण क्या है 26 है, और यहाँ पे आधार क्या है 10 है और यहाँ पे भी आधार क्या है 10 है। तो आप इसका लंब ज्ञात कर सकते हैं क्या, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 5 का दुगुना 10 किया, 13 का दुगुना 26 किया, तो 12 का दुगुना कर दो 24, तो इसका लंब कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो अब फॉर्मूला लगा दो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, आधार यहाँ पे कितना है अभी, आधार आपके पास में 10 है और इनटू ये आ जाएगा आपके पास में 240। कैसे कर दिया, नहीं पूरे त्रिभुज का ज्ञात करना है ना अपने को, एबीसी का ज्ञात करना है भी, एबीसी का ज्ञात करना है, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू आधार कितना है 20 और इंटू यहाँ पे आ जाएगा 24, तो ये आपके पास में 10 बार कट जाएगा 240 आ जाएगा अभी। एबीसी का त्रिभुज पहले में क्या है, एक साइड का त्रिभुज वाले का यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा था। अब आपको तो पूरे का ज्ञात करना है ना, तो बेस पूरा लेना पड़ेगा आपको, बेस 20 लेना पड़ेगा, और हाइट 24 है तो 24 ले लो। या फिर आप ये नहीं करोगे, ट्रिपलेट याद नहीं है, तो आपको हीरो के सूत्र से ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों भुजाएं आपको दे रखी है, तीनों भुजाएं आपको दे रखी है, तो यहाँ पे आप तीनों भुजाएं आपको दे रखी है, तो आप फॉर्मूला लगा दो हीरोज का, अर्धपरिमाप ज्ञात करके और उससे ज्ञात कर सकते हैं भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी, 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबल गैस है, तो नोबल गैस आर्गन एक क्या है भी, नोबल गैस है, एक नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, नोबल गैस का मतलब क्या हो गया भी, आर्गन ने अपना अष्टक पूरा कर रखा है भी, आर्गन के लास्ट ऑर्बिट के अंदर है, वो बाहरी ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसने अपना अष्टक पूरा कर रखा है, इसका मतलब ये क्या है 18 नंबर समूह के अंदर आ रही है भी, 18 नंबर जो आपका एक प्रकार से ग्रुप है उसके अंदर आ रही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 1,20,000 रुपए में एक कार बेचने पर डेविड को 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह इसे 30% लाभ पर बेचता है तो कार का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। अब देखो भी 1/20 को प्रतिशत में चेंज करोगे, फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 1,20,000 में कार को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 5 रुपए क्रय मूल्य, 1 का लाभ हो गया, तो 6 रुपए इसका क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो 6 का मान आपके पास में क्या हो गया 1,20,000 रुपए। ठीक है, तो 6 कम 6, 1 का मान कितना आ जाएगा 20,000 रुपये आ जाएगा, 1 का मान है वो आपके पास में 20,000 रुपये आ गया। तो आपको मान किसका ज्ञात करना है अभी, तो आपको 5 का मान ज्ञात करना है, यानी क्रय मूल्य ज्ञात कर लो पहले। आप क्रय मूल्य ज्ञात करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये है वो आपके पास में इसका क्रय मूल्य आ गया। अब 30% पे बेचेगा तो 30% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे 3/10 आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा, तो 1,00,000 रुपये इसका क्रय मूल्य है। तो 10 का मान कितना आ गया 1,00,000 आ गया, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। आपको ज्ञात क्या करना है, यानी 30% का लाभ, तो 3 का लाभ होगा तो बेचेगा कितने में 13 में, तो यहाँ पे 13 के साथ में गुणा करवा दो, 10,000 का 13 के साथ में गुणा करवाओगे तो 1,30,000 आ जाएगा। तो आपके पास विक्रय मूल्य कितना आएगा 1,30,000 रुपये। आगे देखो भी 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 468 से
पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो यहाँ पे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लो भी, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो यही है, और इसमें 468 का भाग लगा दो, तो ये हो जाएगा 468 दुआ कितना होता है भी, तो 468 इंटू 2 करोगे तो आपके पास में 936 आ जाता है, तो 2 बार भाग चला जाएगा, 936 आ जाएगा। अब इसके अंदर 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 6, तो 63 आ गया, ऊपर से 9 उतार लिया। अब एक बार भाग जाएगा तो 468 आ गया। अब 9 में से 8 गया 1, और इधर से हासिल 13 में से 6 गया 7, और यहाँ पे बच गया आपके पास में 5 में से 4 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा अभी, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा 171, ऊपर से उतार लिया आपके पास में 9। अब ये भाग चला जाएगा आपके पास में 4 तक चला जाएगा, शायद 4 चौके 16 होते हैं ना, तो इसको 4 से गुणा करके देखते हैं तो ये आपके पास में 1872 हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं तो 3 से गुणा करके देखो भी, 3 से गुणा करके देखोगे आप तो ये आपके पास में 1400, 3 से गुणा करोगे तो ये आपके पास में 1404 आ जाएगा। अब इसमें से घटा दो भी, तो 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा 1, और 7 में से 4 जाएगा 3। कहने का मतलब ये है भी 315 वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ से 99,999 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 315 है वो घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से इसमें से 315 आप माइनस कर दो, तो 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 99,684, तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं भी, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सांबर झील कहाँ पे है अभी, हमारे राजस्थान के अंदर है, हमारे राजस्थान के अंदर सांबर झील, जो कि जयपुर अजमेर और नागौर की सीमा लगती है भी इसके सांबर झील के। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था, तो ये 2015 के अंदर पारित किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 35,280 को विभाजित करने पर किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए, भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए, तो यहाँ पे 35,280 के आपको क्या है, अभाज्य गुणनखंड करो भी, अभाज्य गुणनखंड करो, तो यहाँ पे 2 से चला जाएगा भाग, 2 से जाएगा तो ये 2 एकम 2 बच गया, 1 15, 2 7 14 बच गया, 1 2 6 12, 2 चौके 8 और 0, फिर 2 से करोगे तो ये आपके पास में 2 6 2 8 16 बच गया कितना, 1 16, 2 8 16, 2 2 4 और 20, उसके बाद में फिर 2 से भाग दोगे तो 4 4 1 और 10, फिर 2 से भाग दे दो तो ये हो जाएगा 2 2 और 5, और फिर 2 2 0 5 आएगा भाई, और उसके बाद में फिर आप 5 से भाग दोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 5 चौका 20 बच गया 2, 5 चौका 20 और 5 से कम 5, उसके बाद में ये 3 से चला जाएगा तो 3 एकम 3 बच गया, 1 14, 3 चौके 12 और बच गया 2 3 7 21, उसके बाद में 3 से फिर चला जाएगा ये, तो 3 चौके 12 और 3 निम 27, फिर 7 से चला जाएगा और फिर 7 से चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1। अब इसके अंदर देखो भी, यहाँ पे इसका पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है और इसका भी पेयर बन रहा है, जिसका पेयर नहीं बन रहा वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे 5 का पेयर, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 35,280 को विभाजित किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग है, तो 5 से इसको डिवाइड करोगे ना तो एक क्या है, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो एक भागफल आपका पूर्ण वर्ग के रूप में आ जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत में नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है, तो 14,500 किलोमीटर है भी, 14,500 किलोमीटर है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी हैं तथा सुकरात एक दार्शनिक है, यानी आपको स्टेटमेंट दे रखा है भी सभी दार्शनिक है, सारे के सारे जो दार्शनिक है, डी से दार्शनिक है वो किस में आ जाएंगे भी, तर्कवादी में आ जाएंगे, टी से तर्कवादी आ जाएगा, और सुकरात एक दार्शनिक है, सुकरात एक दार्शनिक है वो किस में आएगा, तर्कवादी में ही आएगा। तो बताइए निष्कर्ष कौन सा पालन करेगा, सुकरात तर्कवादी नहीं है, कैंसिल करो। कोई दार्शनिक
कोई भी दार्शनिक तर्कवादी नहीं होता, इसको भी कैंसिल करो क्योंकि सारे के सारे जो दार्शनिक है वो तर्कवादी में आ रहे हैं अभी। और सुकरात एक तर्कवादी है, तो बिल्कुल सही बात है अभी, क्योंकि इसने बोला भी सारे के सारे जो दार्शनिक है वो क्या है, तर्कवादी है। तो अपन बोल सकते हैं भी जो भी आपका तर्कवादी है, जो भी आपका दार्शनिक है वो क्या है, तर्कवादी होगा। तो यहाँ पे सुकरात एक दार्शनिक है, तो सुकरात क्या है, एक तर्कवादी है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, सारे के सारे तर्कवादी दार्शनिक नहीं हो सकते, सारे सारे तर्कवादी दार्शनिक नहीं हो सकते, सारे के सारे दार्शनिक है वो तर्कवादी होंगे भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण इसके दूसरे विकर्ण का 65% है। लंबे विकर्ण को भुजा मानकर उनसे एक वर्ग खींचा जाएगा, वर्ग खींचा गया है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। अब देखो भी आपको पता है भी मैंने क्या है, इसके अंदर एक विकर्ण मान लिया, कितना 100% एक विकर्ण मान लिया। तो एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है, तो दूसरा यानी 100 का 65% तो 65 ही होगा, तो दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। अब इसने क्या बोला भी एक लंबे विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग खींचा गया, तो यहाँ पे लंबा विकर्ण कौन सा है, ये 100 वाला है, तो इसका मतलब वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 100 होगी। अब यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है, विकर्णों का गुणनफल होता है, और इनका अनुपात बताना है। तो यहाँ पे 100 × 100 भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, वर्ग का भुजा कितने 100 है, क्योंकि लंबे विकर्ण को भुजा मानकर वर्ग खींचा गया है, तो वर्ग की भुजा 100 आ गई। अब देखो भी 100 से 100 आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहां पे आ जाएगा आपका 65, और ये 2 यहाँ पे भाग में है, इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, और 65/200। अब इसको काटो भी 5 से, 13×5 = 65, और अनुपात है 5 का 20 40, तो ये 13:40 आ जाएगा, जो कि आपके पास में 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 आंकड़ों में से नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। इसी दर से यदि वह 690 अंडे खरीदती है तो उसमें से कितने अंडे अच्छे होंगे, ये आपको ज्ञात करना है। अब इसके अंदर देखो भी 18 अंडे वो खरीदती है ना, तो उसमें से 3 अंडे हैं वो आपके क्या है, खराब निकलाते हैं। तो यहां पे 690 के अंदर है वो मैं क्या कर देता हूं, 18 का भाग लगा देता हूं। 690 के अंदर है वो 18 का भाग लगा दूं, तो 18 का भाग लगाऊंगा तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा भाई, 38 पॉइंट कितना आ जाएगा भाई, 38.333 इस प्रकार से आ जाएगा, 38.33 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 38.33 को यानी काउंट ये हो गया भी उसने 18 इस प्रकार से अंडे है वो 38 बार रखा है। यानी पहली बार उसने 18 अंडे रखे तो 1 बार, उसके बाद में दूसरी बार फिर 18 अंडे रखे 2 बार, फिर तीसरी बार उसने फिर 18 अंडे रखे तो 3 बार। तो इसी प्रकार से ये इसने 18 अंडे है वो 38.333 इस प्रकार से रखा, तब जाकर के 690 अंडे हो गए। ठीक है, अब ये अपने पास में ये आ गया, और प्रत्येक के अंदर है वो 3 अंडे है वो इस प्रकार से खराब निकलते हैं। भी उसने ये काउंटिंग 38 बार की, 38 बार उसने ये काउंटिंग की भी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर 18 अंडे लिए, फिर उसी स्थान से 18 अंडे फिर वापस दूसरे स्थान पर रखे, फिर 18 अंडे दोबारा रखे, इस प्रकार से 38 बार उसने क्या किया, ये किया। अब प्रत्येक बार 3 अंडे यहाँ पे खराब निकले तो इसको क्या कर दो आप, 3 से मल्टीप्लाई करवा दो भी, 3 से मल्टीप्लाई करवा दो तो खराब अंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 114.999 इस प्रकार से। तो लगभग 115 अंडे है वो खराब है भी, लगभग है वो 115 अंडे आपके खराब हो गए। अब उसके बाद में यहां से टोटल कितने थे भी, 690 अंडे थे, उसमें से 115 अंडे खराब हो गए। तो यहां पे उसने बोले कितने भी अच्छे अंडे कितने हैं ये बताना, तो 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 1 गया 7, और 6 में से 1 गया 5, तो 575 के लगभग आ जाएगा भाई, 575 यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चीजें समझ पाए क्या? अगला क्वेश्चन देखो भी, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे भी। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं भी,
ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व किया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 11 सदस्यों की एक टीम, क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है और विकेट कीपर की आयु है वो 5 वर्ष। विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो कप्तान की आयु कितनी है? अभी 35 है और विकेट कीपर की आयु है वो कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो विकेट कीपर की आयु कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से क्या हो जाती है? भी 3 कम हो जाती है। तो यहां पे आपको बताना है भी पूरी टीम की औसत आयु कितनी है, ये आपको बताना है। तो मैं पूरी टीम की औसत आयु है वो x मान लेता हूं, भी कोई दिक्कत नहीं है, x मान लेता हूं। पूरी टीम की औसत आयु है वो 3x मान लेता हूं। तो यहां पे 11 सदस्य थे, 11 सदस्य थे तो उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? 11x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भी? 11x हो जाएगी। अब ये क्या करता है, उसमें से -35 और इन दोनों की आयु है वो घटा देता है भी, इन दोनों की आयु ये घटा देता है। तो 11x में से 35 और 40 कितने हो जाएंगे भी? 35 और 40 है वो 75 हो जाएंगे। तो डायरेक्ट इसमें से 75 घटा दो आप, इसमें से 75 घटा दिया। अब जैसे ही आपने 75 घटाया तो उनकी जो आयु है, उनका जो औसत है उसमें क्या आ गया? x - 3 यानी 3 की कमी आ गई। 3 की कमी आ गई तो अब कैंडिडेट कितने बचे हैं? अब कैंडिडेट आपके पास में 9 ही बचे हैं, यानी 2 कैंडिडेट तो बाहर निकाल दिए हमने। टोटल क्या थे? 11 थे, उसमें से 2 कैंडिडेट बाहर निकाल दिए। तो आपके पास में अब इसका क्या आ गया? इतना आ गया, यानी औसत टोटल इतना आ गया 9x - में 27। अब ये इसका औसत है और यहाँ पे ये क्या है? 11x - में 75, ये पहले वाला औसत है। टोटल कुल पहले वाला कुल कितना है? 11x - में 75 है और अब वाला कुल आपके पास में कितना है? तो 9x - में 27 है। अब पहले वाले में से ये बाद वाला है वो आप माइनस कर दो भी। अब इसके अंदर ये अपने पास में क्या है? कुल योग है आयु का, और ये भी क्या है? कुल योग है आयु का। तो एक बार आप बराबर रख दो, इसको बराबर रखोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 9x - में 27 बराबर में 11x - में 75। कोई दिक्कत नहीं है। अब 9x को इधर भेज दो तो ये आपके पास में 2x बचेगा और ये माइनस का 75 है, बराबर से दूसरी साइड में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा भी। तो प्लस के 75 में से माइनस का 27 जाएगा तो आपके पास में 48 बचेगा। तो यहाँ पे 2x बराबर कितना आ गया? 48। तो x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा? 24। x का मान आपके पास में 24 आ गया। तो आपको x माना क्या था? तो पूरी टीम का औसत माना था आपने, पूरी टीम का औसत है वो x माना था और यही आपको पूछा है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें tan 15 डिग्री प्लस में कोट 15 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसमें tan और कोट को साइन कोस की टर्म में चेंज कर लेंगे। तो tan बराबर होता है साइन बटा कोस, कोट बराबर होता है कोस बटा साइन। तो इसको लिखेंगे साइन 15 डिग्री बटे कॉस 15 डिग्री प्लस कोट को क्या लिखेंगे भी? ऊपर कोस आ जाएगा, कॉस 15 डिग्री बटे साइन 15 डिग्री। एलसीएम क्या आएगा? साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री, कॉस से कॉस कटेगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। अब ये सर्वसमीका 15 डिग्री है, सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं है, 15 डिग्री है, ठीक है। तो ये सर्वसमीका के अकॉर्डिंग एक बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे बच गया हमारे पास में साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री। अब 15 डिग्री का मान हमें पता नहीं है तो क्या करें? 2 से ऊपर नीचे गुणा करवा दें। 2 से ऊपर नीचे गुणा करवाओ तो ये बन जाएगा 2 साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री। ये सर्वसमीका या फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा होता है। चलो 2 बटा साइन 2 थीटा का मान है 15 डिग्री, तो ये बन गया 2 बटा साइन 15 दूनी 30, तो ये बन गया साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है, 2 ऊपर चला जाएगा
तो 2 गुणा 2 बराबर 4 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है 2 कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती है और विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक कार की चाल दूसरी कार से 200 किलोमीटर अधिक है। यदि 9 घंटे के बाद दोनों कारों के बीच की दूरी है वो 4500 किलोमीटर है, तो दोनों कारों की चालों का योग आपको ज्ञात करना है। तो देखो भी विपरीत दिशा के अंदर जा रही है, विपरीत दिशा के अंदर जा रही है, तो यहां पे उनकी जो चाल है वो जुड़ेगी भी। तो इसने बोला भी एक कार की चाल दूसरी कार से 200 किलोमीटर अधिक है, तो मैं एक कार की चाल मान लेता हूं x, दूसरी कार की चाल से 200 किलोमीटर अधिक है, तो दूसरी कार की चाल है वो कितनी हो जाएगी, तो x प्लस में 200। अब एक कार की चाल है वो दूसरी कार की चाल से दूसरी कार की चाल से 200 किलोमीटर अधिक है, तो एक की x होगी तो दूसरी की x प्लस 200 हो जाएगी। उसके बाद में इसने क्या बोला है भी 9 घंटे यदि 9 घंटे के दौरान दोनों के बीच की दूरी है वो 4500 हो जाती है। अब इसके अंदर देखो भी चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां पे चाल आपके पास में x और प्लस में x प्लस में 200 बराबर में दूरी कितनी है, तो ये हो जाएगा 4500 अपॉन में कितनी है 9, तो 9 एकम 9, 9 पांजे 45 यानी 500 आ गया। कितना आ गया भी, उनकी चाल है वो टोटल योग 500 आ गया। अब यहां पे आपके पास में यही आपको पूछा था भी, यानी दोनों कारों की चालों का योग ही पूछा था आपको, तो डायरेक्ट है वो आप x या x ना मान के भी करें ना तो भी आपके पास में ये डायरेक्ट है वो 9 का भाग लगा दो, इसमें 9 5 45 500 आ जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। या फिर अलग अलग कारों का पूछे ना, अलग अलग का कितना है, तो यहां से ये हो जाएगा 2x प्लस में 200 बराबर में आपके पास में क्या है 500 है, तो 2x बराबर में ये 200 इधर जाएगा तो 300 हो जाएगा। तो x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो x का मान आपके पास में 150 आ जाएगा। x का मान है वो आपके पास में कितना आ जाएगा अभी 150 आ जाएगा। आई एम राइट? ओके। और उसके बाद में इसने x का मान 150 आ गया, तो 200 अधिक है दूसरी का, तो यहां पे दूसरे से 200 अधिक है, तो इसमें 200 जोड़ दो भी आप, 200 जोड़ोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। तो दूसरी का कितना आ जाएगा 350, पहली कार 150 किलोमीटर पर घंटा और दूसरी कार है वो 350 किलोमीटर पर घंटा, और टोटल पूछा है तो आपको 500 हो जाएगा। टोटल पूछा है तो इसका डायरेक्ट आप 4500 के अंदर है वो 9 का भाग लगा दो, 500 किलोमीटर पर घंटा दोनों की आ जाएगी। अलग अलग का पूछेगा तो इस प्रकार से करना पड़ेगा आपको। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहां की गई थी, तो ये सूरत के अंदर की गई थी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में की गई थी भी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जो स्थापना है वो अप्रैल 1935 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ई सी से बड़ा है, ई है वो सी से बड़ा है, डी है वो सी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है, डी है ना वो सी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ए बी और सी से छोटा है, ए है ना वो बी और सी से छोटा है। अब इसने बोला भी सी है वो बी से बड़ा है, सी है ना वो बी से बड़ा है, तो इसका मतलब बी से बड़ा है तो बी यहाँ पे आएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है, तो ए आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 10 होता है, 2 वर्ष का होता है, और अस्थायी सदस्यों का जो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10 है। ठीक है, स्थायी सदस्य कितने भी 5 है, अस्थायी सदस्य 10 है, और उनका कार्यकाल कितना है 2 वर्ष का है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है अभी प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो डी आता है 4 पे, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, तो 16 पे आ जाएगा आपका पी। ठीक है, और उसके बाद में सी आता है, यानी इसने डी 4 पे आया है ना, तो डी 4 लिख दिया यहाँ पे, देखो डी 4, एच 8 लिख दिया, एल 12 लिख दिया, तो पी 16 लिखेगा। पी कितने नंबर पे आता है, 16 पे आता है, 16 लिख दो। सी आता है 3 पे, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 कितने होते हैं, 15 होते हैं, तो 11 और 4 15, 15 पे आएगा ओ, और ये लिखेगा 15।
ओ को क्या लिखेगा भाई 15 लिख रहा है क्योंकि कोड 15 होता है इसका। बी आता है 2 पे, 2 और 4 6, 6 और 4 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, और 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14, 14 पे आ जाएगा एन, और एन को क्या लिखेगा ये 14 लिखेगा। इसी प्रकार से आई आता है 9 पे, 9 और 4 13, 13 पे आता है एम, और एम को एम आता है 13 पे तो 13 लिख देगा ये। तो साथ में क्या कर रहा है ये कोड भी लिख रहा है इसका, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, अब इसने बोला है भी जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। अब शेषफल 4 बचता है। अब ये देखो भी कोई पूर्णांक है n, इसको मैंने क्या है 9 से विभाजित किया, 9 से विभाजित किया तो 9 एकम 9, ठीक है 9 एकम 9, और शेषफल कितना बच गया 4 बच गया। यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। अब यहां पे n का मान निकालेंगे। देखो भी भाज्य बराबर क्या होता है भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल होता है भी। तो भाज्य यहां पे क्या है भी 9 है, सॉरी n है वो क्या है यहाँ पे भाज्य है, और बराबर में 9 इंटू यानी भाजक कितना है भी 9 है, और यहां पे भागफल कितना है भागफल 1 अभी एक बार भाग गया, और प्लस में शेषफल कितना बच गया 4। तो n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 9 एकम 9 और 4 13, तो n की वैल्यू 13 आ गई, और 13 के अंदर 9 का भाग लगा के देख लो 4 ही शेषफल बचेगा। अब n की वैल्यू 13 आ गई तो आपको क्या करना है, यदि 12n यानी 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 को 9 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचेगा, तो देख लो भी। तो यहां पे 13 2 26, 2 13 कम 13 और 2 कितने हो जाएंगे 13 और 2 15 यानी 156, और 156 में 9 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 9 एकम 9, बच गया कितना भी 6 66, 9 7 63, कितना बच गया 4। अब यहां पे 15 में से 6 जाएगा तो यहां पे बचेगा 156 आता है क्या ये, 13 2 26, 2 13 कम 13 और 2 15, फिर 9 से भाग दोगे 9 एकम 9, बच गया कितना 9 और 6 15 होते हैं भी 6, और उतार लिया ऊपर से 6 66 हो गया। फिर 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में ये आ जाएगा 9 7 63, और 66 में से 63 जाएगा तो 3 बचेगा भी, 66 में से 63 जाएगा 3, तो यही बताना है भी कितना शेषफल बचेगा 3, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब 8 व्यक्ति हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, टीना उर्मिला के सामने बैठी है, तो यहाँ पे 8 व्यक्ति है, एक वर्गाकार मेज है भी, तो इसके अंदर बना लो भी 4 इसके बीच में आ जाएंगे, 4 इनके कोनों पे आ जाएंगे भाई इस प्रकार से। अब इसने बोला भी टीना है वो उर्मिला के सामने बैठी है, तो टीना यहाँ पे आ जाएगी और ये उर्मिला के सामने बैठी है, तो इस प्रकार से सामने बिठा दिया। जो किसके लिए आया है, तो ये उर्मिला के लिए आया है। जो शारदा और नीता के बीच बैठी है, यानी उर्मिला है वो शारदा, अस से शारदा और एन से नीता के बीच में बैठी है। अब शारदा विकीर्ण तौर पर प्रिया के सामने बैठी है, तो शारदा का विकीर्ण तौर प्रिया यहाँ पे आ जाएगी। और अब ये जो किसके लिए आया है, तो ये जो है वो आपका प्रिया के लिए आया है। प्रिया है वो विद्या के दाईं ओर है। अब विद्या का दायां कौन सा होगा, अगर विद्या यहाँ पे बैठेगा तब दायां ये होगा भी, अगर यहाँ पे विद्या आ जाए तो ये तो बायां हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया भी आप शारदा और नीता की जो सीट है वो चेंज कर दो, नीता को यहाँ पे लेके आ जाओ और शारदा यहाँ पे आ जाएगी, और शारदा के सामने कौन बैठी है, प्रिया बैठी है, तो प्रिया यहाँ पे आ जाएगी। और प्रिया जो विद्या के दाईं ओर है, और प्रिया है वो विद्या के दाईं ओर है, तो विद्या यहाँ पे आ जाएगी और इसका दायां ये हो जाएगा, तो प्रिया दाएं बैठी है। विद्या मधु के सामने है, तो विद्या है वो मधु के सामने, तो मधु यहाँ पे आ जाएगी। जो रीता के दाईं ओर है, अब ये जो किसके लिए आया है, तो मधु के लिए आया है। मधु है ना वो रीता के दाईं ओर है, रीता के दाईं ओर है, तो यहाँ पे रीता यहाँ पे आ जाएगी भी, आपकी रीता है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, तो रीता के दाईं ओर कौन हो जाएगी, मधु हो जाएगी। नीता के सामने विकर्ण तौर पर कौन बैठा है, तो नीता कहां पे अभी ये रही, और नीता के सामने विकर्ण रूप में आर से रीता बैठी है भी, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो 74 नंबर क्वेश्चन। देखो भी MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी सीटें शामिल होती है, तो डिफॉल्ट तौर पर 3 सीटें खुलती है भी, 3 सीटें होती है, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आप कितनी भी सीट है वो इसमें ले सकते हैं, लेकिन
पहले जैसे ही आप MS एक्सेल 2010 को खोलते, MS ऑफिस 2010 को ओपन करते हैं, एक्सेल के अंदर है वो 3 सीट आती है। उन 3 सीटों में आपको जो डाटा है वो फिल करना होता है। उसके बाद में आप है वो उसमें नई सीट है वह या फिर नई जो वर्कबुक है वो ओपन कर सकते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 75 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, अब इसको सोल्व करना है तो यहाँ पे पहले छोटा ब्रैकेट हल करोगे तो 9 एकम 9, 9 छिका 54, तो 0.6 आ जाएगा भी। ठीक है, 0.6 को 4 के साथ में गुणा करो, 6 चौका 24, तो 17 माइनस में 2.4 प्लस में 6 इंटू 1.9। अब 19 को 6 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो तो 9 छिका 54, 9 छिका 54, तो 9 छिका 54 4, और उसके बाद में 6 कम 6 और 5 11, यानी ये आ जाएगा 11.4, और उसमें आपको क्या करना है 17 जोड़ना है, तो ये आपके पास में 0.4 8 और 2 28.4 आ जाएगा। और 28.4 में से आपको क्या है माइनस का 2.4 माइनस करना है, तो 2.4 आप माइनस कर दोगे तो 0, और ये हो जाएगा 8 में से 2 गया 6 और ये आ जाएगा 26। तो आपके पास में राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको बताना भी उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो वर्ष में वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर स्वयं की 14,641 बटा 10,000 हो जाएगी, 10,000 गुनी हो जाएगी, यानी 14,641 बटा 10,000 गुनी हो जाएगी। अब इसके अंदर है वो यहां पे देखो भी, मैंने बहुत बार आपको बताया है अगर समय 2 वर्ष है तो वो किसी ना किसी संख्या की स्क्वायर होगी, अगर समय 3 वर्ष है तो वो किसी ना किसी संख्या की क्यूब होगी, अगर समय 4 वर्ष है तो वो किसी ना किसी की पावर है वो 4 होगा। तो यहां पे देखो भी ये आपके पास में 10 की पावर 4 कर दूं मैं तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, और यहां पे 11 की पावर 4 कर दूं तो कितना आ जाएगा 14,641 आ जाएगा, यानी 11 की पावर 4 कर दूं और 10 की पावर 4 कर दूं तो 10 की पावर 4 करने पर 10,000 आ जाएगा, और 11 की पावर 4 करूंगा तो ये 14,641 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 11/10 के रूप में आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास में मूल धनराशि क्या है 10 रुपए है, और उसमें क्या है 1 रुपए की वृद्धि होगी, यानी 11 हो गया तो 1 रुपए की वृद्धि होगी, कितने के ऊपर 10 के ऊपर इंटू 100। तो इस प्रकार से 0 से 0 कैंसिल कर दो तो 10% आपके पास में दर आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो भी ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता कौन है, तो जाप हार्टसन, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के एक गोले, एक बेलनाकार बिक्कर जिसमें कुछ से पानी भरा हुआ है में इस तरह डाले जाते हैं कि वो पूरी तरह से डूब जाते हैं। यदि बिक्कर का व्यास है वो 9 सेंटीमीटर है तो पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है, तो ये 32 सेंटीमीटर है वो आपको बिक्कर की ऊंचाई दे दी। तो बिक्कर में डाले गए शीशे के गोलों की संख्या आपको बतानी है। तो आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर अपॉन में गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, ये सिस्टम होता है इसमें। तो बेलन का आयतन है 22/7, तो पाई से पाई कैंसिल कर दो भी, 22 वाला झंझट ही खत्म हो जाएगा। आर की स्क्वायर कितना है, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो 6 सेंटीमीटर व्यास, और यहाँ पे क्या भी 9 सेंटीमीटर व्यास है, तो 9 सेंटीमीटर व्यास है तो इसमें 4.5 इंटू 4.5 लिख दूं, और यहाँ पे 32 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, यानी पानी वो 32 सेंटीमीटर तक चढ़ा है तो 32 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी, और 4/3 है तो ये अपॉन में 3 इधर आ जाएगा, और इंटू 6 सेंटीमीटर व्यास है तो 3 इंटू 3। अब इसमें 3 से 3 कैंसिल कर दो, और ये आपके पास में 4 एकम 4, 4 8 32, 3 एकम 3, 15 3 45, 3 एकम 3 और 15 3 45, तो 1.5 15 का 15 के साथ में स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा 225, एक के बाद में यहाँ पे और एक के बाद में यहाँ पे, तो टोटल 2 के बाद में पॉइंट लगेगा, तो 2.25 इंटू 8 से गुणा करवाओगे तो ये 8 5 40, 4 8 2 16 और 4 20, 2 8 2 16 और 2 18, तो यहाँ पे 2 के बाद में पॉइंट लगेगा तो ये आ जाएगा 18। तो इसमें कितने गोलों की संख्या है, तो 18 गोलों की संख्या, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है विषाणु। एक विषाणु से क्या होता है भी रोग होता है, वायरस से रोग होता है
तो व्यायाम करने से स्वास्थ्य स्वस्थ होता है भी, स्वास्थ्य है वो स्वस्थ होता है, एक हेल्दी आपको अपनी जीवन मिलेगा। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। विषाणु से रोग फैलेगा, विषाणु से रोग फैलता है तो व्यायाम से आपका स्वास्थ्य खिल उठेगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो आपका राइट आंसर होगा CACP। CACP है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य को क्या करता है, अनुशंसा करता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, PQ तथा R। PQ तथा R औसत भार 58 kg है। PQ और R यानी PQ और R का जो औसत भार है वो 58 है। तो यहाँ पे टोटल योग कितना हो जाएगा इसका, तो 58 इंटू क्या कर दो, 3 कर दो, तो 174 आपके पास में इसका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। अब P और Q का औसत आपको कितना दे रखा है, 54 दे रखा है, तो इसका कुल कितना हो जाएगा, तो 2 से गुणा कर दो तो ये आपके पास में 108 आ जाएगा। और Q और R का आपको औसत दे रखा है 48 और 2 से गुणा करोगे तो ये आपके पास में 16 और 4 2 8 और 1 9, तो ये 96 आ गया। अब देखो भी आपको Q का भार बताना है। अब Q का भार बताना है तो इसके अंदर से, यानी मैं क्या करता हूं, इन दोनों का भार है वो इसमें से घटा दूं तो मेरे पास में R का भार आ जाएगा, क्योंकि PQ से PQ कट जाएगा, R का भार आ जाएगा। और ये R वाला जो भार है वो मैं इन दोनों में से घटा दूं तो मेरे पास में Q वाला आ जाएगा। तो 174 में से 108 माइनस कर दो भी, तो 174 में से 108 आप माइनस करोगे तो आपके पास में 66 बचेगा। अब ये 66 आपके पास में आया क्या, तो R का भार आ गया। आपको चाहिए Q का, तो इस वाले पोर्शन में से आप घटा दो तो 96 में से 66 जाएगा तो आपके पास में 0 और 3 30 बचेगा। और ये 30 क्या है, आपका Q का भार आ गया, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अभी इसके अंदर आपको बोला गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी, 84 नंबर, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो भी अगला क्वेश्चन है आपके पास में, यदि साइन थीटा बराबर में 5x है और यहाँ पे टेन थीटा का मान बराबर 5/x हो तो आपको टेन यहाँ पे 10 और फिर ब्रैकेट x की स्क्वायर माइनस 1/x की स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ से देखो हमें दे रखा है सेक थीटा बराबर 5x, तो यहाँ से अपन किसका मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर 5 गुणा में भाग में चला जाएगा तो ये बन जाएगा सेक थीटा बटे 5। इसका स्क्वायर करेंगे तो बोथ साइड स्क्वायर भी हो जाएगा। आगे देखो हमें दे रखा है 5/x, तो 1/x का मान निकालूं तो 5 गुणा में भाग में चला जाएगा तो ये बन जाएगा टेन थीटा बटे 5। अगर इसका मैं बोथ साइड स्क्वायर करूं तो इसका भी बोथ साइड स्क्वायर हो जाएगा। हमें मान चाहिए 10 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x की स्क्वायर का, ठीक है। 10 गुणा x की स्क्वायर का मान है सेक थीटा बटे 5, कितना है, सेक थीटा बटे 5 का होल स्क्वायर है, यानी ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बटे 5 5 25 माइनस में 1/x की स्क्वायर का मान कितना है, टेन स्क्वायर थीटा बटे 5 5 25, तो ये रिजल्ट होगा 10। ये बन जाएगा आपके पास में 5 5 25, ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा ये दूसरी सर्वसमीका होती है। 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। टेन इधर जाके माइनस का बन जाएगा तो 1 बराबर बन जाएगा हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो ये बन गया 10 और 1/5 5 25, 5 के पहाड़े से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 5 25, तो 2/5 आंसर आएगा। कितना आएगा, 2/5 आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 86 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 3 प्रश्न दे रखे हैं, कथन दे रखे हैं। प्रश्न आपको दे रखा है भी A, B, C, D और E में से सबसे ठिगना कौन है, ये आपको बताना है। स्टेटमेंट आपको दे रखा है A E से लंबा है, A है ना वो E से लंबा है किंतु D से ठिगना है तो D ऊपर आ जाएगा। B है वो C से ठिगना है, B है ना वो C से ठिगना है भी, C से नीचे आ जाएगा। B C से ठिगना है किंतु E से लंबा है तो E है
ई के ऊपर आ जाएगा अभी। अब इसने नीचे क्या बोला है, डी है वो सी से लंबा है, डी है ना वो सी से लंबा है, और ए बी से लंबा है, ए है ना वो बी से लंबा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए। उसके बाद में अब इसने बोला है भी कथन के आधार पर, कौन से कथन के आधार पर अपन ये बता सकते हैं बी सबसे ठिगना कौन है। तो यहाँ पे सबसे ठिगने के लिए ज्ञात करने के लिए हमें क्या है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट की जरूरत होगी भी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट की जरूरत होगी। तो यहाँ पे कथन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है वो क्या है, पर्याप्त है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ए आता है 1 पे, ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, और यहाँ पे इसने इस प्रकार से लिखा भी ए 1 पे आता है और 6 जोड़ दिया तो 7 हो गया, और फिर 7 और 6 13, 13 और 6 कितने हो जाएंगे 19, यानी ऐसा आ जाए, प्रत्येक में 6 जोड़ रहा है तो प्लस 6 कर दिया। सी आता है 3 पे, 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21 यू आ जाएगा। इसके बाद में डी आता है 4 पे, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22 वी आ जाएगा। और एफ आता है 6 पे, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे भी 24, तो आ जाएगा एक्स, यानी प्रत्येक में 6 जोड़ रहा है तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर बताना है प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे देखो भी 5 से 10 हुआ, यानी 5 को 2 से गुणा किया प्लस 2 जोड़ दिया, 5 2 10, 10 तो 2 12, 12 को 2 से गुणा किया, 12 2 24, 24 और 2 26, फिर 26 को 2 से गुणा किया, 26 2 52 प्लस में 2 54, और फिर 54 को 2 से गुणा करोगे, 54 को 2 से गुणा करोगे 108 आ जाएगा, और 108 में 2 जोड़ोगे तो 110 हो जाएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2 से गुणा करके 2 जोड़ रहा है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब समांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करनी है। समांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करनी है तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 हो गए भी टोटल। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2 2 की, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1, यानी ये आपका 1 हो गया, और उसके बाद में ये आपका 2 हो गया, और फिर ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 4 हो गया। ठीक है, प्लस 4 कर दो भी। उसके बाद के अंदर है वो एक ये हो गया भी, 1 कंप्लीट, और दूसरा ये कंप्लीट, 2 ये हो गए। ठीक है, और उसके बाद में अब लंबवत गिन लो, लंबवत गिनोगे तो यहाँ पे 1, ठीक है, और 2 और 3, 3 ये हो गए, तो प्लस में 3 कर लो, इट्स ओके। और उसके बाद में प्लस यहाँ पे अब 2 2 के पेयर बना लो। यहाँ पे ये देखो भी, एक ये हो गया आपका और एक आपका ये हो गया, तो 2 ये बन गए, और एक है वो बड़े वाला बन गया भी, एक ये आपका बड़े वाला बन गया, तो एक ये हो गया। उसके बाद में और बन रहा है क्या, और देखोगे तो 2 2 के पेयर इधर बना लिए और इस प्रकार से बना लिए, और 2 2 के पेयर इस प्रकार से बन गए। तो आप देखो भी 4 4 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 2 15 और 3 18, तो टोटल यहाँ पे कितने आ जाएंगे 18 आ जाएंगे भी, तो टोटल 18 आ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। तो इसमें 18 क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको ज्ञात करना है उच्चतम और न्यूनतम आय वाले सदस्यों के वेतन का अंतर कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कुल वार्षिक आय है वो कितनी है, 12 है, 12 लाख रुपए है। 4 सदस्यों वाले एक परिवार की कुल वार्षिक आय 12 लाख रुपए है। तो इसमें थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो भी, ये आपके पास में क्या है 53 है, यहाँ पे 53 नहीं है, ये आपके पास में 33, 23, 24 और 20, और टोटल आय कितनी है 12 लाख रुपए है। टोटल है वो आय कितनी है 12 लाख रुपए है। तो टोटल आय देखो भी हमारे अनुसार 33 प्लस में 23 प्लस में 24 प्लस में 20, तो 100 आ गया। हमारे पास में 100 है, लेकिन वो बोल रहा है 12 लाख रुपए है। तो यहाँ पे 2 से आप 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा भी 12,000 आ जाएगा, यानी एक का मान 12,000 आ जाएगा। अब इसने बोला भी उच्चतम और निम्नतम, उच्चतम कितना है भी 33 है और निम्नतम कितना है 20 है, तो 20 का अंतर कितने का आ गया 13 का, तो इसको क्या है 13 से गुणा कर दो, तो 12 का 13 के साथ में गुणा करोगे तो 156 और 3 0 और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,56,000। कितना आ जाएगा भी 1,56,000 का अंतर है, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 91 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है, अलग बताना है।
अलग बताना है तो यहाँ पे सॉरी अलग क्या, डॉलर, रुपया, येन और टक्का, ये किसकी व्याख्या करते हैं, तो ये मुद्रा है भी, यानी डॉलर है, रुपया है, येन है और टक्का है, ये मुद्रा है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसके अंदर है वो आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है तो ये देखो भी 1 2 3 और 4, मैं इस छोटे वाले त्रिभुज के अंदर गिन रहा हूं भी, इस छोटे वाले वर्ग के अंदर गिन रहा हूं। तो 4 हो गया, 4 का दुगुना कर दो भी, 4 का दुगुना करोगे तो 8 त्रिभुज छोटे वाले के अंदर आ गए भी, 8 त्रिभुज है वो इस छोटे वाले वर्ग के अंदर आ गए, ठीक है। और 1 2 3 और 4, 4 ये है तो 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12, तो 12 त्रिभुज हो जाएंगे टोटल। इसमें 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती है, तो घनाभ के अंदर है वो 12 सीधी रेखाएं होती है भी, 12 सीधी रेखाएं होती है, 6 यहाँ पे 12 किनारे होते हैं और आपका 6 है वो पास से होते हैं, एक प्रकार से साइड होती है, ठीक है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे बताना है क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखो भी अगर मैं 9 है ये और 9 और उसमें अगर 9 में 8 जोड़ूंगा इधर वाला, ये 9 में ये इधर वाला 8 जोड़ूंगा तो 17 हो जाएगा भी, और 17 में 8 जोड़ूंगा ये इधर वाला तो 25 हो जाएगा, और फिर 25 में 16 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भी, 25 प्लस में 16 जोड़ूंगा तो 41, यानी ये इधर वाला 16 जोड़ूंगा तो ये 41 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 41 आ जाएगा भी, 41 आ जाएगा, और 41 में मैं ये इधर वाला 8 जोड़ूंगा तो 49 हो जाएगा, ये नीचे 49 लिख दूंगा, फिर 49 में मैं ये 8 जोड़ूंगा तो ये 57 आ जाएगा भी, और 57 में 16 जोड़ूंगा तो आगे वाली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। यानी इस 9 में ये वाला 8 जोड़ा तो इधर वाली संख्या आ गई, ठीक है। आगे देखो भी 95 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। तो 214 से 197 हो गया, तो 214 में से आपको क्या है 197 माइनस कर देना है, तो 17, यानी बीच का अंतर 17 का आ गया। फिर 197 में से 197 में से 179 को माइनस कर देना है, तो कितना आएगा 18, यानी यहाँ पे 17 का गैप, 18 का गैप, यहाँ पे 19 का गैप और यहाँ पे 20 का गैप आ जाएगा। तो 160 में 20 जोड़ोगे तो कितना 160 में 20 घटाओगे, यानी -17 कर रहा है, -17 -18 -19 और -20 करेगा तो 140 आ जाएगा। 160 में 20 माइनस करेगा 140, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति है, यदि कुछ कलाकार है जो के से कुछ बन जाएगा, के से कलाकार बन जाएगा, और कुछ कलाकार वी से व्यक्ति हैं, और सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं, सारे के सारे सभी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो क्या है करोड़पति है, तो के आर से करोड़पति में आ जाएंगे भी। तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष पालन कर रहा है ये आपको बताना है। तो सभी कलाकार है वो करोड़पति है क्या, सारे के सारे जो कलाकार हैं के से कलाकार है वो करोड़पति में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे तो कैंसिल करो। और कोई भी प्रसिद्ध करोड़पति, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है, नहीं भी, सारे के सारे प्रसिद्ध जो व्यक्ति है वी से व्यक्ति है वो करोड़पति वाले में आ रहे हैं, तो इसको भी कैंसिल करो। और कुछ कलाकार करोड़पति है, कुछ जो के से कलाकार है वो के आर से करोड़पति वाले में आ रहे हैं भी, बिल्कुल सही बात है ये। और कोई भी करोड़पति प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, नहीं, कुछ करोड़पति है वो प्रसिद्ध व्यक्ति है भी, तो इसको भी गलत करो। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, और वर्ग, सम चतुर्भुज, आयत और समांतर चतुर्भुज, तो ये जो आकृतियों के समान है, तो यहाँ पे आकृतियों के समान क्या है, चतुर्भुज इसमें आकृतियों के समान हो जाएगा, क्योंकि वर्ग, चतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज इस समय में क्या है 4 भुजाएं होती है। तो यहाँ पे चतुर्भुज के अंदर भी क्या होती है 4 भुजा होती है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसके अंदर देखो भी यहां से इसको ये लिख रहा है, यानी VAGABOND, और इसको क्या लिख रहा है ये, इसको लिख रहा है NDVABO और GA। अब यहां से देखो भी इसने क्या किया, इसने लास्ट वाले 2 को उठाया, पहले जो का त्यों लिख दिया इसने ND के रूप में, फिर आगे वाले 2 को उठाया जो का त्यों लिख दिया, फिर लास्ट वाले 2 को उठाया BO को जो का त्यों लिख दिया, और फिर लास्ट वाले 2 को उठाया जो का त्यों लिख दिया। इसी प्रकार से लास्ट वाले 2 को उठाऊंगा तो C और E हो जाएगा भी, ठीक है। और उसके बाद स्टार्टिंग के 2 को उठाऊंगा तो P और R हो जाएगा, फिर लास्ट के 2 को TI, और उसके बाद में स्टार्टिंग के 2 को तो AC।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर बताना है भी यहाँ पे क्या आएगा। पहले देखो भी एक लाइन थी और एक ही सर्कल था, ठीक है, और उसके बाद में ये 45 डिग्री घूम गया, यानी इस साइड से ये क्या है 45 डिग्री घूमेगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक साइड में क्या है 2 सर्कल आ गए और एक लाइन आ गई। उसके बाद में ये फिर 45 डिग्री घूमेगा तो ये आ जाएगा, और अब क्या आ जाएगी 2 लाइन हो जाएगी और 2 सर्कल हो जाएंगे। उसके बाद में 45 डिग्री घूमेगा तो ये इस प्रकार से घूमेगा और 2 लाइन की ज्यों की त्यों रहेगी, और अब क्या है 3 सर्कल आ जाएंगे, यहाँ पे 3 सर्कल और 2 लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन 3 सर्कल और 2 लाइन, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी निम्नलिखित 4 सामग्रियों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। तो यहाँ पे इस्पात है वो आपका क्या है, असंगत हो जाएगा भी। इस्पात है वो आपका असंगत हो जाएगा। ये क्या है, आपकी मिश्र धातु है भी। इस्पात क्या है, मिश्र धातु हो जाएगी एक प्रकार से। और लोहा है, चांदी है और सोना है, ये क्या है, मिश्र धातु नहीं है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और क्लियर किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी 4 जनवरी 2021 को 10:30 बजे जो पेपर होगा उस पेपर का नेक्स्ट क्लास में अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगी। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है एनटीपीसी के, एसएससी जीडी के और ग्रुप डी के, सभी के सभी पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगी। और एनटीपीसी के लिए हमने टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रखी है अभी, जिसमें आपको 135 टेस्ट है वो मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज से ही है वो आप एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल है वो आपको 135 टेस्ट है वो इसमें मिलेंगे भी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।